अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। उसमें से बेटे मैंने जो है एक ग्राफ जो है उसको एक्सप्लेन किया था। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है उसे हमने पढ़ा था। देन मैंने आपको इलास्टिक लिमिट जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी कि व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट। हमने कहा था कि वो स्ट्रेस जो वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एट पॉइंट बी, उसको हमने क्या नाम दिया था, इलास्टिसिटी, या इलास्टिक लिमिट जो है उसको हमने इलास्टिक लिमिट कह दिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। पहले मैं आपको इसकी जो है रीडिंग हम करते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, if the stress is increased beyond the yield stress or elastic limit of the material, the specimen becomes permanently changed and does not recover its original shape or dimension after the stress is removed. This kind of behavior is called plasticity. The region of plasticity is represented by the portion of the curve from B to C and the point C. In figure 5.5 represent the ultimate tensile strength UTS of the material. The UTS is defined as the maximum stress that a material can withstand and can be regarded as the nominal strength of the material. Once point C corresponding to UTS is crossed, the material breaks at point D, responding the fracture stress. हमने जो अभी मैंने आपको टॉपिक की रीडिंग की है बेटे, डैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? कोई भी मटेरियल है, जैसे कि हम कर्व पढ़ रहे थे, किसी भी मटेरियल पे एक बेटे लिमिट तक आप लोग जो है उसको स्ट्रेस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और एक ऐसी लिमिट आती है कि जब आप वो स्ट्रेस रिमूव करते हो तो उस मटेरियल के अंदर एबिलिटी होती है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो लिमिट कौन सी है कि जब वो एक एंड पॉइंट है कि जब आपका मटेरियल वापस अपनी जो है ओरिजिनल शेप पे जाता है, उसको हम लोग कहते थे इलास्टिक लिमिट। लेकिन अगर आप अपने स्पेसिमेन को जो रिक्वायर्ड आपका मटेरियल है बेटे उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते रहो बियॉन्ड, यानी कि उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी शेप जो है बेटे परमानेंटली चेंज हो जाएगी। यानी कि वो हमेशा के लिए उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं रहेगी। उस पॉइंट पे अगर आप लोग वो फोर्स अगर छोड़ भी दो, वो फोर्स वो स्ट्रेस ख़त्म भी कर दोगे, तो वो मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा। इस काइंड ऑफ बिहेवियर को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा देखो बेटे, कोई भी चीज़ है उसको अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, कोई रबर बैंड है, कोई प्लास्टिक बॉल है, एक लेवल तक उसके ऊपर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर सकती हूँ। एक लेवल ऐसा है कि जब मैंने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, उसको छोड़ा, स्ट्रेस को रिमूव किया, तो उसके अंदर एबिलिटी थी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जा सकता था। उस स्ट्रेस को हमने क्या कह दिया, उस लिमिट को हमने क्या कह दिया, उसको हमने कहा इलास्टिक लिमिट। लेकिन अगर मैं इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई करूंगी और जब हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो उस बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे जाए। तो ये जो एक जब उस स्पेसिमेन की जो शेप है बेटे वो परमानेंटली चेंज हो जाए और वापस रिकवर ना हो सके, वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस ना जा सके, अगर हम स्ट्रेस रिमूव भी कर दें, तो इस तरह के बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। हमने जब ये कर्व पढ़ा था तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे जब हम कर्व पढ़ेंगे तो बी से सी तक जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी। और जब वो सी पे पहुंच जाएगा, यूटीएस क्रॉस कर जाएगी और मटेरियल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये देखो बेटे, हमने जब ये कल पढ़ा था, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, ठीक है, ए से लेकर बी तक। जब आपका मटेरियल यानी कि ए और बी तक जब गया था, यानी ये जो बी तक आई थी, ये क्या थी, ये इलास्टिक लिमिट आ गई थी। इस लिमिट तक अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगी किसी भी, ये जो हमने पढ़ा था, अगर बी तक बेटे हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मटेरियल जो है उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। लेकिन अगर मैंने फर्दर
जब इलास्टिक लिमिट आ गई है तब भी मैंने अगर जो स्ट्रेस अप्लाई हम लोग करेंगे और सी तक हमने स्ट्रेस पोज अप्लाई कर दिया, अब जब आपने स्ट्रेस रिमूव भी किया तो आपकी बॉडी जो है वो सी से वापस बी तक और ए तक नहीं जाएगी, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं जाएगी। और इस पॉइंट पे जब वो आप इसके एक मतलब बियॉन्ड जो है लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर देते हो, एट पॉइंट सी पे जब वो पहुंच जाता है तो उसकी एबिलिटी जो उसकी ओरिजिनल शेप पे वापस आने की एबिलिटी थी बेटे वो क्या होगी, वो ख़त्म होगी। इस तरह की चीज़ को, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं बेटे, प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या अभी आपको मैंने पढ़ाया भी, ये जो बिहेवियर है दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी, जो पॉइंट सी पे आ गया जब वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता। उसके बाद अगर आप फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, पॉइंट डी आपका आ जाता है, तो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल क्या हो जाएगा, दैट इज ब्रेक, वो टूट जाएगा, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। क्लियर हो गया। यानी कि बी तक क्या थी, आपकी इलास्टिक लिमिट आई थी, सी तक क्या आ गया था, प्लास्टिसिटी आ गई थी, डी तक अगर फर्दर स्ट्रेस अगर आपने उसके ऊपर अप्लाई किया तो आपकी जो रिक्वायर्ड मटेरियल था वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये हमने सारा कर्व के लिहाज से मैंने आपको प्लास्टिसिटी जो है वो बताई कि बी टू सी जो है वो प्लास्टिसिटी था, सी के बियॉन्ड अगर हम लोग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डी पे आएगा, तो आपका जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है पॉइंट सी पे जो है, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू टी एस के साथ। बेटे यू मीन अल्टीमेट, टी फॉर टेंसाइल एंड एस फॉर स्ट्रेंथ। ये उसकी एक स्ट्रेंथ है कि उसका जो बिहेवियर है कि वो अगर मटेरियल वहाँ तक पहुँचता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आएगा। इसको हम लोग किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, ये आपका उसी तरह साइन है, लेकिन इसके साथ आपने क्या लिखना होता है, स्मॉल एम लिखना होता है, ठीक है। और इसको स्मॉल एम को क्या कहते हैं, ये जो साइन है आपका, दिस इज नोन एज मैक्सिमम स्ट्रेस। तो ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस, जो कि कोई भी मटेरियल जो है विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस मटेरियल का नॉमिनल स्ट्रेंथ कहेंगे उसकी, ठीक है। और जब पॉइंट सी आएगा और वो यूटीएस से क्रॉस कर जाएगा तो आपका मटेरियल एट पॉइंट डी जो है वो ब्रेक कर जाएगा। और इस जब डी पे पहुंचते हैं तो उस तरह के स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे बेटे, उसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्चर स्ट्रेस। कैसे, उसको एफ से स्ट्रेस का साइन डाल के आपने साथ क्या डाल देना, स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर, यानी कि आपका मटेरियल इस स्टेज पे आके इतना स्ट्रेस आप लोग अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम किससे, स्ट्रेस और साथ एफ यानी कि फ्रैक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपका सी पॉइंट पे था तो स्ट्रेस के साथ आपने एम लिख दिया, एम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, जो कि मटेरियल जो है वो विथस्टैंड कर सकता है। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डक्टाइल सब्सटेंस। Substance which undergo plastic deformation until they break are known as ductile substance. For example, lead, copper, wrought iron are ductile substance. वो सब्सटेंस जो के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लेवल तक चले जाते हैं, until they break, यानी कि एक कुछ बेटे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी जो इलास्टिक लिमिट है वहां तक जो है स्ट्रेच होंगे। कुछ ऐसे हैं जो हमने पढ़ा जो सी तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो सी तक चले जाएंगे, यानी कि जिनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के सब्सटेंस को या उस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, लेड, कॉपर एंड रॉट आयरन जो है इस तरह के सब्सटेंस की कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट सब्सटेंस आपके आते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। अक्सर आपने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ना तो हम वहाँ पे लिखते हैं दे आर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट आर ब्रिटल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच आर नोन एज ब्रिटल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील आर ब्रिटल। फॉर एग्जाम्पल मोर ओवर बेरिलियम, बिस्मथ, क्रोमियम आर आल्सो ब्रिटल मेटल्स। ब्रिटल सब्सटेंस कौन से होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे ही वो बेटे इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो क्या कर जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। इसको जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, इस एग्जांपल में मैं ऐसे बताऊंगी कि जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचेंगे ना तो वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है।
जो डक्टाइल सब्सटेंस हैं वो तो सी पॉइंट को भी क्रॉस कर जाएंगे ना, सी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, तो उनको हम लोगों ने क्या कह दिया था, हमने कह दिया था इनके अंदर कौन सी एबिलिटी है, यानी कि इनके अंदर प्लास्टिसिटी की एबिलिटी है। वो सी पॉइंट तक जाके जब हमने बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट बेटे स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो ब्रेक डाउन नहीं होते, उस तरह के सब्सटेंस को हम डक्टाइल कहते थे। लेकिन जो सब्सटेंस जैसे ही इलास्टिक लिमिट तक पहुंचते हैं और उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो वो टूट जाएं, वो ब्रेक हो जाएं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिटल सब्सटेंस कहेंगे। इस तरह के सब्सटेंस यानी कि जैसे पॉइंट सी पे जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है बेटे, ग्लास और हाई कार्बन स्टील, ब्रेलियम, बिस्मथ, क्रोमियम जो है वो ब्रिटल मेटल की कॉमन एग्जाम्पल है। आपकी बुक में आगे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है बेटे, एग्जाम्पल 5.1 स्टील वायर की आपको डायमीटर बताया हुआ है और उसको आपका जो है लेंथ भी जो है वो भी दी हुई है और फोर्स भी आपको बताइए। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है स्ट्रेस। स्ट्रेस का बेटे क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाई करोगे, एरिया फाइंड करोगे पहले और आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो आपका सिंपल जो है वो स्ट्रेस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और एरिया आपने कैसे फाइंड करना है आपको पता है, ये पाई और साथ आपकी जो वैल्यू है उसको हमने साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका आता है, आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेटे स्ट्रेस फाइंड करना है। स्ट्रेस की इक्वेशन पुट करो, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया नहीं दिया हुआ है, पहले एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया के उस आ जाएगा आपका, एरिया को आपने क्या कर लेना है, फोर्स से डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 5.6 स्ट्रेन एनर्जी इन डी फॉर्म मटेरियल्स। ठीक है, जो एनर्जी, ये जो आपका स्ट्रेस, आप जब किसी भी मटेरियल पे बेटे स्ट्रेस अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो जो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो सारी की सारी हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कब प्रोड्यूस होगी, इन डी फॉर्म मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। व्हेन अ बॉडी इज डी फॉर्म बाय अ फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज स्टोर्ड एज in it as the potential energy and is equal to the gain in potential energy of the molecule of a body due to displacement of these molecules from their mean position। जब भी किसी बॉडी को बेटे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और तो उसकी शेप क्या होगी, डी फॉर्म होगी। तो जब किसी भी बॉडी की शेप डी फॉर्म होती है तो उसके जो वर्क डन होता है वो अगेंस्ट होता है किसके, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सी फोर्स यूज हो रही है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और ये एक स्टोर्ड फॉर्म की एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये इक्वल होती है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के, जो के बॉडी में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम बेटे इक्वेशन डिराइव करेंगे किसी भी स्ट्रेच मटेरियल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसकी इक्वेशन को अब हमने डिराइव करना है। कंसिडर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 5.6, इट इज स्ट्रेच बाय अ फोर्स F, it is stretched by a force F through extension X. As the extension is directly proportional to the stretching force within the elastic limit, therefore the force increases uniformly from 0 to F as shown in figure. Thus the average force that stretches the spring through delta X is half F. Hence work done by stretching the force will be given as. मैं आपको ये इक्वेशन ड्राइव करके दिखाऊंगी। ठीक है, आप ये यहाँ से समझें मैं क्या समझा रही हूँ। हमने क्या किया, हमने कंसीडर करना है कि आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग है। ठीक है, आप क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कोई भी मटेरियल है जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग है, आपके पास जो मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, स्प्रिंग फॉर्म में है। उसको हमने स्ट्रेच करना है एक फोर्स अप्लाई करके। फोर्स को हम क्या कहेंगे, हम फोर्स करेंगे अप्लाई कैपिटल F। ठीक है, थ्रू एक्सटेंशन, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। ठीक है, जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टूवर्ड द स्ट्रेचिंग फोर्स विद द इलास्टिक लिमिट। तो फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी यूनिफॉर्मली। ठीक है, और जो फोर्स होगी जैसे जैसे बेटे इंक्रीज होती जाएगी फोर्स, तो ये जो x है ये भी चेंज होता जाएगा। x चेंज होता जाएगा तो इसका मतलब है ये डेल्टा x होगा, और डेल्टा x जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हाफ f के इक्वल। ठीक है, आपने जो यहाँ पे अगर आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ बेटे, ये आपका
सिंपल जो है इस इक्वेशन की आपकी डायग्राम है, ठीक है, जो आपको भी इस टाइम नजर आ रही है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की, ये जो नंबर 1 पे नजर आ रही है। जब हमने इसके ऊपर क्या करना है, वेट अप्लाई करना है। एक वेट करेंगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, नीचे आएगा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। दूसरा करूंगी, इसकी लेंथ और चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह हम वेट इस पे जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे और आपका स्प्रिंग भी जो है वो स्ट्रेच होता जाएगा और उसकी जो एक्स है वो क्या होता जाएगा, वो भी चेंज होता जाएगा, जिसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा एक्स कह दिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन हमने फाइंड करना है। वर्क डन इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स, AVERAGEE बेटे एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन है बेटे, ये लिखा मैंने पहले, मैं थोड़ा लिखने लगी थी, मैंने सारा ही लिख दिया। हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड, W कैपिटल W, मैंने आपको बताया एवरेज फोर्स यहाँ पे क्या है, हाफ F, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू K डेल्टा एक्स। इसका मतलब है मैं इस F की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी बेटे, F की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, K डेल्टा एक्स, इसको क्लोज कर दो और डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है। ऐसे ही हो गया, हाफ को हाफ लिख लेंगे, के का के रहेगा, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये है एरिया, किसका एरिया, अभी हम आगे मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है कि जो वर्क डन हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब सपोज करो कि आपके पास बेटे, हम उसी तरह ग्राफिकली अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई पे हम लोग करेंगे फोर्स और यहाँ पे हम लोग करेंगे डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ओ, जिस तरह वेट हमारा ज़्यादा होता जा रहा है, फोर्स होती है, तो हमारी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज, स्प्रिंग नीचे आता जा रहा है ना, वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हम डायग्राम ग्राफिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट Q हो गया, ये आपका पॉइंट P हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो वर्क डन है, ये जो आया हाफ, ये क्या चीज़ है, एरिया, किसका एरिया, OP&Q, इसका एरिया, ये वाला एरिया। तो इसकी जगह मैं यानी कि ये भी कह सकती हूँ कि W किसके इक्वल है, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ OPQ बेटे, ये OPQ, ठीक है, हाफ के डेल्टा एक्स, ये हाफ है ना इसका। तो वर्क डन, जो स्ट्रेच फोर्स जब स्टोर होती है स्प्रिंग के अंदर, तो उसकी जो स्ट्रेन एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है बेटे, वो इक्वल होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर है उसकी एनर्जी। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी, STRAIN, स्ट्रेन एनर्जी किसकी इक्वल होगी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, कैपिटल E जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ F डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट 1/2 K डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये जो मैंने ये लिखा था, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होगी वो किसके इक्वल होगी, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि आपकी जो भी डी फॉर्म मटेरियल है, जो जिस भी मटेरियल की लेंथ चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, जैसे स्प्रिंग की शेप चेंज हो रही थी, तो इस तरह की जो डी फॉर्म मटेरियल्स होती हैं बेटे, उनकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की, डेट इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी से लिंक्ड है, आगे फर्दर बहुत ईजी है, वो भी मैं आज ही के टॉपिक में बेटे कवर करवाऊंगी। डेट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पढ़ना है। लेट ए be the cross sectional area of the material, length L and delta L in the extension in the L, then the volume of the material will be AL, hence the strain energy per unit area of the material given by, ये मैं आपको डिराइव करके इक्वेशन दिखाती हूँ, ये इस तरह आपको ओरली समझ नहीं आएगी। हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया अल्टरनेटिव फॉर्म्स। हम पढ़े हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक बेटे इलास्टिक ELAST, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की
अल्टरनेटिव फॉर्म्स हम कर रहे हैं, ठीक है। आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या बताया, उसका ए है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, कैपिटल एन थी, और उसकी जो लेंथ में चेंज आ रही है वो क्या आ रही है, वो डेल्टा एल आ रही है, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो है उस मटेरियल का हम सपोज करते हैं दैट इज इक्वल टू ए एल, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ है हमारे। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि जो स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी भी मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग फाइंड करें, जो हमने ऊपर भी की है, वो क्या होती है बेटे, हम इसको लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल ए मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, ओके। ये क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ऑफ द मटेरियल हमने लिख ली। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, U इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एफ ए को अलग कर लेते हैं और इसको डेल्टा एल डिवाइडेड बाय को एल को हम लोग अलग कर लेते हैं। अगर आप गौर करो बेटे, एफ डिवाइडेड बाय ए किसके इक्वल होता है, एफ बाय ए स्ट्रेस के इक्वल होता है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे स्ट्रेस लिख सकती हूँ। और डेल्टा एल ओवर एल किसके इक्वल था, वो इक्वल था स्ट्रेन के इक्वल। ये तो हम पहले पढ़ के आए हैं ना, ये तो आपको पता है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने कंप्लीट कर लिया था, ये उसके इक्वल है। अगर हम इस इक्वेशन को यंग मॉडुलस की फॉर्म में देखें तो हमने जब यंग मॉडुलस पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था एफ बाय ए किसके इक्वल है, एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय एल अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस। जब आपने यंग मॉडुलस जो है उसकी इक्वेशन की थी, मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो बेटे, तो हमने यंग मॉडुलस में पढ़ी थी कि यंग मॉडुलस y जो है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। हम जब यंग मॉडुलस पढ़ के आए थे, हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एल नॉट। अगर हमने y को इधर ले आए तो f बाय ए उधर चला जाएगा। तो यही इक्वेशन मैंने जो है y वाली बेटे जो है इधर राइट की। अगर आप लोग देखो, ये देखो f बाय ए को, ये जो f बाय ए था इसको मैं इस साइड पे ले गई हूँ, y इधर था, y को हम इधर ले गए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, डेल्टा एल ओवर एल हमारी जो है इक्वेशन आ गई। हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब f बाय ए की इक्वेशन जो है, वैल्यू जो है हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। f बाय ए की वैल्यू, ये f बाय ए की वैल्यू आई है ना, f बाय ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे, हमारी इक्वेशन बनेगी u इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय f बाय ए की वैल्यू पुट करने लगी हूँ मैं इधर। क्या वैल्यू आ जाएगी, y को मैं इधर लिख लेती हूँ, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल ओवर एल आ गया। डेल्टा एल ओवर एल है, एफ ए की जगह मैंने ये लगा दिया, y को, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे चलें आप लोग, तो u किसके इक्वल हो जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ, बेटे ये हाफ है, ठीक है, y का y ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएंगे, इनको हम लोग कॉमन ले लेंगे, इनका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये हमारी एंड इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज यूज्ड, इस इक्वेशन को हम लोग कब यूज करते हैं, टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी। किसी भी मटेरियल में कितनी उनकी स्ट्रेन एनर्जी जो है वो स्टोर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को हम लोग कब यूज करते हैं, जब भी किसी भी मटेरियल के ऊपर जो है स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए बेटे हम लोग जो है ये इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे, ये जो मैंने आपको भी ड्राइव करवाई। तो हमने आज के टॉपिक में बेटे क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में मैंने आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ाया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या था कि ये वो एक लेवल आ जाता है कि जब किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस रिमूव किया जाए तो उसके अंदर एबिलिटी ना रहे कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो वापस जा सके, ठीक है। दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। फिर हमने दो सब्सटेंस पढ़े थे, एक डक्टाइल और एक कौन सा पढ़ा हमने, ब्रिटल पढ़ा। उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने आपको डेरिवेशन करवाई एनर्जी
किसी भी जो स्ट्रेच मटेरियल है उसके अंदर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, स्ट्रेन एनर्जी इसको हम लोग कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन हमने ड्राइव की, E इज इक्वल्स टू हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर जो है ये इसकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद बेटे हमने अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी और एंड पे हमने ये इक्वेशन ड्राइव की। ये इक्वेशन कब यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी जो स्ट्रेन एनर्जी बेटे किसी भी मटेरियल में जो स्टोर होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से बेटे पूछना है, मेरे से क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके जो है क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। इसको आपने अच्छी तरह से करना है और यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक भी ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड उससे रिलेटेड जो है डिफरेंट फिनोमिनल्स जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।